हेलो यूट्यूब। आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 11th के एनसीईआरटी से। और जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा पैरियोडिक टेबल। एक बेसिक टॉपिक है जिसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। और मेनली बात यह है कि अगर हम पैरियोडिक टेबल करते हैं स्टार्टिंग में केमिस्ट्री शुरू करने से पहले, अब चाहे वजह कोई भी हो, आप किसी भी वजह से यहाँ पे पढ़ने आए हों, चाहे आप क्लास 9th में पढ़ते हों या 10th में, 11th में या 12th में या इससे भी प्लस स्टैंडर्ड में, तो मेनली बेसिक चीज़ यही है कि अगर आपको पैरियोडिक टेबल आती है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को लगा पाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आसानी से सॉल्व होंगे। आप बहुत सारे टॉपिक्स के पॉइंट को आप आसानी से समझ पाओगे। पर ये सब कुछ समझने के लिए आपको एक ना एक बार पैरियोडिक टेबल को पढ़ना पड़ेगा। पैरियोडिक टेबल का मतलब समझना होगा, पैरियोडिक टेबल क्यों शुरू की गई थी, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ और क्या क्या हुआ था। तो मेनली हम लोग अपने बेसिक टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और हम लोग जो हैं इस वीडियो में इंग्लिश के साथ में हिंदी को भी आगे की ओर बढ़ाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि केवल हम इंग्लिश में सब कुछ करते हुए जाएंगे, क्योंकि आपको नोट्स भी बनाने होंगे। और अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो, सोचते हो कि बस वीडियो देख करके हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर आप थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ोगे तो आपको नोट्स की ज़रूरत आज नहीं तो कल तो पड़ेगी। तो आपको जो है वो नोट्स बना के रखने होंगे। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अपने पहले टॉपिक की ओर और पहले वीडियो की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है पैरियोडिक टेबल। अब देखो, ये जो पैरियोडिक टेबल है यानी आवर्त सारणी है, इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि एक पीरियड के बाद या इंटरवल के बाद जो चीज़ें रिपीट होनी शुरू हों उसे कहते हैं पैरियोडिक टेबल। अब इसकी एक किताबी जो परिभाषा थी वो इस तरीके से है कि एलिमेंट विथ सेम सिमिलर प्रॉपर्टी ग्रुप टुगेदर एंड डिफरेंट प्रॉपर्टी पुट इट इनटू अनदर ग्रुप। यानी कि हमारे पास जो सेम कैरेक्टर होंगे, जिनके गुण सेम होंगे, उनको हम एक ही ग्रुप में रखते हुए जाएंगे। और जिनके अलग अलग कैरेक्टर्स होंगे उनको हम अलग अलग में रखेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखा है, एलिमेंट हैविंग सेम कैरेक्टर एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, कि जिनके जो है सेम कैरेक्टर हैं और सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, उनको हमने एक ही में रखा। तो इससे उनके हमको पढ़ने में आसानी हो गई, इसलिए हमने पैरियोडिक टेबल का इजाद किया। अब इससे आगे की ओर देखिए, हिंदी में भी सेम चीज़ें लिखी गई हैं। समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ समूह में रखा गया, जबकि असमान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग समूह में रखा गया। देखो, जो ग्रुप्स बने हुए हैं वो तो 18 बने हुए हैं। तो 18 ग्रुप्स में पहले ग्रुप में जो एलिमेंट होंगे वो उनको एक साथ रखा गया, जिनके अलग हैं उन्हें अलग अलग रखा गया। पर वो सीधे के सीधे नहीं रखे गए। जब खोजें होती हैं तो खोजें होने में बहुत सारा टाइम लगता है और बहुत सारी चीज़ें बनने में टाइम लगता है। तो जब हम ऐसे करके आगे की ओर बढ़ेंगे तब जा करके हमें चीज़ें पता चलेंगी कि हमें किस किस तरीके से आगे की ओर बढ़ना चाहिए था। अब हम क्या करेंगे कि देखिए, जैसे अभी हमारे पास मॉडर्न पैरियोडिक टेबल भी होगी पर उसका नंबर आएगा। पर इससे पहले हमें थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे नोटिस करनी होंगी कि किस तरीके से इसका इवोल्यूशन हुआ था। एट द फर्स्ट टाइम यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1800 में ओनली 31 एलिमेंट फाउंड थे। कितने एलिमेंट फाउंड थे? 31 एलिमेंट फाउंड थे। जबकि इसके 65 साल बाद यानी कि 1865 में, यानी कि 1865 में 63 एलिमेंट फाउंड हुए थे। तो जब इतने सारे एलिमेंट फाउंड हो गए थे तो इनको एक कैटेगरी में हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी इसकी तैयारी करने आएगा या इसे पढ़ने के लिए आएगा तो वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे के सारे एलिमेंट्स को फिंगर टिप्स पे याद रखें। पर अगर हमारे पास इनका कोई प्रॉपर रिलेशनशिप हो कि यहाँ पे ये एलिमेंट है, यहाँ पे ये एलिमेंट है, इन सब के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप हो तो इसे स्टडी करना आसान होगा और इसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को आगे मैनेज कर पाएंगे। तो अब हम आगे के ओर बढ़ते हैं, कैसे करके इसका एवोल्यूशन हुआ। पर इससे पहले हम मेनली एक बेसिक टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है एलिमेंट यानी कि तत्व। जो आपने देखा होगा पैरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट हैं, उनमें से पहला जो एलिमेंट है वो तो है हाइड्रोजन। पर उन एलिमेंट्स को एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, उनकी जो डेफिनेशन है वो किस तरीके से है, वो कुछ इस टाइप से है। अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन बाई अ एनी केमिकल। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, देखिए केमिकल रिएक्शन का आपको पता होगा कि यहाँ से दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं और फिर जाके एक प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। तो वैसे ही होता है यहाँ पर
कि जब ये केमिकल रिएक्शन हो रही हो तो एलिमेंट वो है जो फर्दर और ब्रेक डाउन ना हो पाए, यानी कि ये अपनी ही स्थिति में रहे। और जब ये बनाएगा ये सी प्रोडक्ट, तो यहाँ पे ये ए और बी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये कुछ इस टाइप से एक एलिमेंट बनाएगा। ये बस लिखने के अलग अलग टाइप्स हैं। अगर आप इन्हें और आगे देखोगे तो आपको धीरे धीरे ये सारी की सारी बातें समझ आने लग जाएंगी। पर अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हो और सोच रहे हो कि बस ये ऐसे ही करके देखे देखे मुझे सब कुछ याद हो जाएगा, तो ये बस कहने के लिए अच्छा होता है कि यार हम लोग टॉपिक्स नहीं बनाएंगे या ऐसे ही देख करके हमें सब कुछ याद हो जाता है। वो एक टाइम तक होता है, उसके बाद जैसे जैसे पॉइंट्स आएंगे इनके अंदर तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है और इन चीज़ों को नोट करते हुए चलना है। अब देखिए, जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट के अंदर तीन चीज़ें मेनली पाई जाती हैं। एक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे होता है प्लस और माइनस दोनों, इसलिए इसे कहते हैं हम बिल्कुल न्यूट्रल। न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रल। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज है, पी से प्रोटॉन है और एन से न्यूट्रॉन है। और यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप 9th में पढ़ते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये 11th-12th के लिए है, या आप 11th-12th में पढ़ते हैं या उससे बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं तो ये छोटी क्लासेस के लिए है। ये सारी क्लासेस को देख करके एक आइडियल चीज़ बनाई गई है, जो कि ना बड़े बच्चों के लिए है और ना ही छोटे बच्चों के लिए। ये सबके लिए मैनेज हो जाएगा, इसी तरीके से इसे बनाया गया है। इसके बाद आता है कंपाउंड यानी यौगिक। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर यौगिक बनते हैं। इसे इंग्लिश में कुछ इस टाइप से लिखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट। यानी कि एक एलिमेंट ये है, एक ये है, और इससे भी ज़्यादा कितने भी सो ऑन एलिमेंट हो सकते हैं। इनसे जो है एक कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं यौगिक। तो यौगिक किसे कहते हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक साथ अब जुड़े होते हैं। और एलिमेंट किसे कहते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज, पी यानी कि प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन जिसपे कि कोई चार्ज नहीं होता, उसे हम कहते हैं प्रोटॉन। अब हम आगे के टॉपिक की ओर चलते हैं, जो है अ, इसमें हुआ ये था कि धीरे धीरे जैसे जैसे पेरियोडिक टेबल इवॉल्व होनी शुरू हुई, तो इसके बाद आए न्यू साइंटिस्ट जिनका नाम था डोबे-राइनर ट्रायड, यानी कि जॉन डोबे-राइनर ट्रिक। इसे ट्रायड रूल भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ तीन एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ करके बताया था। इससे इन्होंने दिया था 1829 में। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डोबे-राइनर जो ट्रायड था वो किस तरीके से रूल वर्क करता है। इसके ज़्यादा पॉइंट्स भी नहीं आप देख पा रहे होंगे, 1 2 3, बस आपने ये 3 पॉइंट याद कर लिए तो आपको ये वाला जो रूल है ये ऐसे ही याद हो जाएगा, और धीरे धीरे आपको ये सारे के सारे रूल्स याद होंगे। तो इसमें हम पहले वाले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ही ग्रुप 3 एलिमेंट कंटेनिंग सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसमें जो ट्रायड थे हमारे पास डॉबे-राइनर, तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि मैं 3 एलिमेंट्स को एक साथ रखूंगा जिनके केमिकल और फिजिकल कैरेक्टर्स एक जैसे होंगे। पर बात ये थी कि उस टाइम पे है ना ज़्यादा एलिमेंट्स खोजे नहीं गए थे, और इसलिए उन्होंने इस तरीके से रखा और बिल्कुल करेक्टली उस टाइम वो अलाइन हो रहे थे। पर धीरे धीरे जैसे जैसे एलिमेंट्स फाउंड हुए, ये वाले रूल में थोड़ी गड़बड़ होने लगी। तो अगर आप इसे नोट करना चाहते हो तो आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ट्रायड ने पहले रूल किस तरीके से दिए। फिर इनके ड्रॉबैक तो होते ही हैं जब तक हम मेन चीज़ नहीं खोज लेते। फिर जाके सेकंड वाला है, मिडिल एलिमेंट हैव एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। कि जो मिडिल वाला है, मिडिल यानी कि देखिए ये एक ए एलिमेंट है, ये है बी एलिमेंट एंड सी एलिमेंट। अब हुआ क्या था कि जो ट्रायड थे उन्होंने मास के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट्स को रखना शुरू किया। अब जब एलिमेंट्स को मास के अकॉर्डिंग रखना शुरू किया तो इसमें जो पहला वाला था और थर्ड वाला था, कितना वाला, पहला वाला और थर्ड वाला, तो इन दोनों का जो एवरेज आएगा, ए प्लस सी अपॉन 2, ये बिल्कुल निकलता था बीच वाले एलिमेंट के बराबर। तो इससे इन्होंने कहा कि जो मिडिल वाला एलिमेंट है उसका जो एवरेज है वो पहले और तीसरे एलिमेंट के बराबर है, जो कि हमको बताता है कि सेकंड वाला एलिमेंट एक और है बीच में। अब इसके बाद हम आते हैं तीसरे टॉपिक पे, एलिमेंट आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि जॉन डोबे-राइनर ने मास के अकॉर्डिंग पेरियोडिक टेबल को बढ़ती हुई सीरीज में मास के अकॉर्डिंग इसे अरेंज किया। देखो, जब जब मैं इस तरीके के सिंबल्स यूज़ करूँगा तो इसका मतलब आपको समझना होगा कि ये बढ़ते हुए क्रम है, और जब मैं कुछ इस टाइप से यूज़ करूँगा तो आपको इसका मतलब समझना होगा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है
है ना। तो डिक्रीजिंग मतलब घटता हुआ क्रम, और ये है बढ़ता हुआ क्रम यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, और हिंदी में भी सेम चीज़ लिखी गई है कि डोबेराइनर ने समान रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों वाले तत्वों को तीन समूह में रखा। बीच वाला तत्व पहले और तीसरे जो एलिमेंट था उसके द्रव्यमान के बराबर था, और तत्वों को बढ़ते हुए द्रव्यमान के आधार पर रखा गया। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, अगर आप लिथियम का एटॉमिक मास या वेट और पोटेशियम का मास और वेट निकालो और उसको डिवाइड कर दो 2 से, जो इसका एवरेज निकालना होता है तो कुछ इस टाइप से निकलता है, पहला वाला एलिमेंट थर्ड वाला एलिमेंट अपॉन 2, क्योंकि हमने 2 एलिमेंट ले रखे हैं, तो जो आएगा वो अप्रोक्सीमेटली यही आ रहा था सोडियम का। तो इससे हमको पता चल गया था कि यहाँ पे ये कुछ ना कुछ रिलेशंस बन रहे हैं। पर इसका ड्रॉबैक ये हुई कि जैसे जैसे आइसोटोप्स वगैरह खोजने जाने शुरू हुए तो यहाँ से प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। ये एटॉमिक जो एलिमेंट्स रखे गए थे जब वो कम खोजे गए थे, जब कम एलिमेंट्स खोजे गए थे तो उसका अकॉर्डिंग जो जॉन डॉबेराइनर थे उन्होंने कुछ इस टाइप से ये पेरियोडिक टेबल हमको दिखाई थी। तो इसे आप चाहो तो अपनी कॉपी में बना सकते हो और फिर जाके आपके काम ही आएंगे। जैसे कि आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे यही है कि एवरेज हम इसका 7 मान लेंगे, एवरेज इसका 40 मान लेंगे। अगर आप इन दोनों का एवरेज निकाल के, एवरेज इसका 7 प्लस 40 का एवरेज अगर आप निकालोगे तो ये आएगा 47/2, और अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली यही वो आता था। तो इससे हमने राउंड ऑफ फिगर करके भी ये मेंशन कर दिया था कि बीच वाले एलिमेंट्स का जो है वो हमें पता चल जाएगा कि एटॉमिक वेट कितना होगा। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जब ये पेरियोडिक टेबल और आगे की ओर बढ़ी, एक और स्टेप आगे की ओर बढ़ी, तब आए न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, यानी कि न्यूलैंड का अष्टक नियम। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? न्यूलैंड का अष्टक नियम, और इंग्लिश में से कहते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। ये दिया गया था 1865 में। कितने में? 1865 में। बेसिकली बात ये थी कि ये एक म्यूजिशियन थे, जैसे गाने का इन्हें बहुत ज़्यादा शौक था। उसके बाद हुआ एवरी 8 एलिमेंट हैव सेम कैरेक्टर एज फर्स्ट। देखिए, पेरियोडिक टेबल का मैंने आपको मतलब समझाया कि हर पीरियड या ग्रुप के बाद वो कैरेक्टर्स बार बार रिपीट होने शुरू हुए, तो उन्होंने एक साथ रख दिए थे। तो जब ऐसा हुआ तो न्यूलैंड एक म्यूजिशियन थे, तो उन्हें लगा कि जितने भी ये सारे गामा पा हैं, 7 जो सुर थे, उन्होंने इन 7 सुरों के अकॉर्डिंग इन एलिमेंट्स को एक सीरीज में रख दिया, कुछ इस टाइप से। और जब सीरीज में रखा तो जो 8वां एलिमेंट आता था वो फर्स्ट नंबर पे फिर आता था। और फिर जाके उन्होंने कहा कि देखिए, ये सारे के सारे 7 के बाद जैसे ही 8th वाले पे आते हैं, इन सब के जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम आने शुरू हो जाते हैं। और सेम इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल भी लिखे गए हैं यहाँ पे। देखिए, फर्स्ट वाले के लिए बिल्कुल सेम लिखा गया है। जब आप इसे मॉडर्न पेरियोडिक टेबल से मिलाओगे तो ये कुछ उसी टाइप का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ये इरेज कर लेते हैं इसे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप इसे मॉडर्न पेरियोडिक टेबल से भी मिलाओगे तो ये बिल्कुल वैसा ही दिखेगा आपको, कि वहाँ पे भी जो है ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये सब के सब एक ही सीरीज में आ रहे थे। तो इससे उन्हें लग गया कि ये बिल्कुल करेक्टली फाउंड हो रहा है। इसके बाद उन्होंने कहा कि पेरियोडिसिटी यानी न्यूलैंड इंट्रोड्यूस, तब जाके पेरियोडिसिटी इंट्रोड्यूस हुई। यानी कि पेरियोडिसिटी का मतलब आप ये लगाइए कि ये ना जो एक रूल बार बार रिपीट होता है, हर बार रिपीट होने वाले रूल्स, जैसा कि बेन 10 में होता था डॉक्टर पैराडॉक्स, वो हर बार किसी न किसी टाइम आ जाते थे और हर टाइम में रिपीट हो रहे होते थे। वो कभी मरते तो थे नहीं, कुछ टाइम मणि की तरह लगा लो आप, है ना। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या आया? टोल्ड पेरियोडिसिटी इज ग्रेजुअली इंक्रीज और डिक्रीज इन सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। यानी कि यहाँ पे भी क्या होता है कि पेरियोडिसिटी का मतलब हुआ कि ये एक फिक्स इंटरवल है, उसके बाद वो उनके जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो बढ़ेंगे या घटेंगे। तो इसको हम कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। इसके अंदर ये दिया इन्होंने पेरियोडिसिटी का, और ये बिल्कुल हिंदी में सेम चीज़ें लिखी गई हैं कि संगीत के स्वर के समान तत्वों को बांटा गया, जैसे 7 सुर होते थे उनमें रखा गया, जो बता दिया गया है। प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के समान गुण रखता है, यानी कि 7 सुर तक तो सेम होता था। उसके बाद जब वो 8वां, जब कोई भी एलिमेंट आता था वो पहले एलिमेंट की तरह समान गुण रखते थे। और मेन बात कि यहाँ पर भी फिर से वही चीज़ रखी गई कि इन्हें एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग या मास के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया। अब यहाँ तक तो ठीक था कि 1865 में जो न्यूलैंड थे उन्होंने ये रूल भी दे दिया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि इसके बाद क्या क्या हुआ।
ये देखिए कुछ इसी तरीके से हैं, देखिए सा रे गा मा पा धा नी। ये बिल्कुल आपकी किताब में भी यही स्क्रीनशॉट होगा, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का ही स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे जो बिल्कुल एक्यूरेटली उन्होंने ये कुछ इस टाइप से साथ साथ के फॉर्म में उन्होंने रखे थे। इसके बाद जो नेक्स्ट आया वो ये था लोथर मेयर। जो लोथर मेयर थे वो आए और नेक्स्ट उन्होंने पीरियोडिक टेबल को इवॉल्व करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कैसे इवॉल्व किया वो देखिए। एलिमेंट वेर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। फिर से वही उन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू कर दिया। फिर से देखिए, अभी तक सब लोग एटॉमिक मास के पीछे पड़े हुए हैं या वेट के पीछे पड़े हैं और उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही उन्हें अरेंज किए जा रहे हैं गिवन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पे एक अलग चीज़ हुई कि अभी तक सब लोग उन्हें टेबल में नोट डाउन करा रहे थे, पर इन्होंने क्या किया, उसे ग्राफ में दिखाना शुरू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने ग्राफ में दिखाना शुरू किया वो कुछ इस टाइप से शो होना शुरू हो गया। अब देखिए इसका कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिया गया है और बिल्कुल आप देख सकते होंगे यहाँ पे एक लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रूबिडियम और कैल्शियम। अब जरा आप वहाँ पे हम रिपीट में चलें तो जरा आप देखिए कि हलीना का रिबन, सिसने फारा, कुछ इस टाइप से आ रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, कैल्शियम 2 बार आ गया है, पर कोई नहीं, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप फिर से देख पा रहे होंगे कि जो हमारा ग्रुप 17 का है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बिल्कुल इनके इसके अकॉर्डिंग भी ये बिल्कुल करेक्टली बैठ रहे थे। पर ये कुछ इसमें भी गड़बड़ हो रही थी क्योंकि ये भी एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग हो रहा था। एटॉमिक वॉल्यूम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपने यहाँ पे भी देख लिया है कि यहाँ पे भी इन्होंने कहा था कि एटॉमिक मास, बस गड़बड़ यही थी। हर कोई आ करके एटॉमिक मास के पीछे ही पड़ जा रहा था। एटॉमिक मास, यही गड़बड़ चल रही थी। अब एटॉमिक मास के बाद हम नेक्स्ट वाले पे आते हैं जहाँ से शुरुआत हुई कुछ और, जो नेक्स्ट लास्ट स्टेप। इसके बाद हम बिल्कुल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ओर बढ़ जाएंगे, दमित्री मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, यानी कि दमित्री मेंडलीव की आवर्त सारणी के पीछे। अब देखिए ये बिल्कुल हम आगे की ओर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे क्या हुआ, अरेंज्ड एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। देखिए फिर से वही गड़बड़, एटॉमिक मास फिर से आ गया है और एटॉमिक मास जैसे ही आ गया वैसे ही सब लोग फिर से यही कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग तो इन्होंने कर दिया, पर बताया एंड टोल्ड एलिमेंट कैरेक्टर ऑल्सो डिपेंड अपॉन एटॉमिक मास। देखिए कि इन्होंने बताया कि एटॉमिक मास तो है, इसके अकॉर्डिंग हम जो है एलिमेंट्स को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिनोट कर लेंगे, यानी कि हम दिखा देंगे जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। इन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इन्हें बढ़ाते हुए दिखाया और ये भी कहा कि जब हम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो इनके जो कैरेक्टर होंगे वो भी डिपेंड करते हैं। कैरेक्टर मतलब इनके गुण, वो डिपेंड कर जाते थे एलिमेंट पे। अब यहाँ से आगे की ओर देखिए, अरेंज एलिमेंट हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, और इन्होंने एलिमेंट्स को हॉरिजेंटली और वर्टिकली अरेंज कर दिया और लीव्ड स्पेसेस फॉर एलिमेंट हु आर नॉट डिस्कवर्ड एंड ऑल्सो मेंशन्ड आर डिस्कवर्ड कैरेक्टर। अब देखिए यहाँ पे एक मेन चीज ये हुई कि जो एलिमेंट उस टाइम पे डिस्कवर्ड नहीं थे, इन्होंने उनके लिए ब्लैंक जगह छोड़ दी। अब जैसे जैसे इन्होंने ब्लैंक जगह छोड़ी तो लोगों ने कहा ये ब्लैंक जगह क्यों छूटी हुई है। तो इन्होंने बताया कि मैंने ब्लैंक जगह इसलिए छोड़ी है क्योंकि यहाँ पे कोई और एलिमेंट आने वाले टाइम पे डिस्कवर होगा। देखिए ये बिल्कुल एक नई बात बोल दी थी और सब लोग इस बात से शॉकिंग हो गए कि आने वाले टाइम पे कोई एलिमेंट डिस्कवर होने वाला है और उसके लिए ब्लैंक जगह भी छोड़ दी गई है, और कौन सा कैरेक्टर वो रखेगा वो भी इन्होंने बता दिया था। ये बहुत बड़ी बात थी आने वाले टाइम के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, गैलियम जर्मेनियम लीव स्पेस बिटवीन एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल बता दिया था कि यहाँ पे जो गैलियम और जर्मेनियम के लिए हम एक जगह छोड़ देते हैं, और जैसे जैसे उन्होंने जर्मेनियम और गैलियम के लिए जगह छोड़ी तो उन्हें ये फिक्स हो गया था कि ये एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के बीच में आएंगे और वहाँ पे इनके कैरेक्टर्स क्या होने वाले हैं
ये भी उन्होंने बता दिया था। और मेन बात आपको पता है ये क्या था, एक बुक थी उनके पास, एक संस्कृत बुक, उसमें से उन्होंने कुछ शब्द लिए जो थे एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, तो ये संस्कृत के कुछ शब्द थे। अब आप यहाँ पे बिल्कुल हिंदी में लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा, बताया कि गुणों के तत्वों के गुण द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि उनके एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम पे उन्होंने दिखाया था। और जब उन्होंने ऐसे करके दिखाया तो उन्होंने ये भी बताया कि इनके कैरेक्टर्स हैं ना, जो उनके गुण हैं, कैसे करके बिहेव करने वाले हैं, वो किस पे डिपेंड करेंगे, एटॉमिक वेट पर। बिल्कुल इन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से बताया, पर यहाँ भी गड़बड़ वही थी कि एटॉमिक वेट आया। और मेन बात एक और थी कि ना खोजे गए तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिया था, जैसा कि बताया। इसकी लिमिटेशंस कुछ थे, ग्रुप्ड डिसिमिलर एलिमेंट लाइक सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कॉपर एंड एजी। एजी यानी, ये आपका क्वेश्चन रहेगा कि एजी मतलब क्या होता है। अब आप यहाँ पे देखिए कि इन्होंने क्या कर दिया था कि एजी और ये देखिए आप कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और कॉपर और एजी, इन सबको एक साथ रख दिया था, जबकि इनके कैरेक्टर्स यानी गुण एक साथ नहीं मैच हो रहे थे। सिमिलर एलिमेंट डिग्रुप्ड लाइक AuNPT। अब देखिए जो सिमिलर ग्रुप थे यानी कि जिनके कैरेक्टर्स सेम थे, जिनके कैरेक्टर्स सेम थे, उन्हें एक साथ रखा ही नहीं गया, उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डाल दिया गया। और जब उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डाल दिया गया तो वो बिल्कुल अलग चीज़ हो गई कि जो चीज़ सिमिलर है ही नहीं, जो चीज़ें सिमिलर है ही नहीं, आपने उन्हें एक साथ रख दिया। और जो चीज़ें सिमिलर हैं, जो चीज़ें सिमिलर नहीं हैं उन्हें आपने एक साथ रखा, और जो चीज़ें सिमिलर नहीं हैं उन्हें आपने अलग अलग कर दिया। ये बिल्कुल इनके लिए अलग अलग बातें हो गई। और इसके बाद आइसोटोप नॉट पोजिशन करेक्टली, और यहीं पे आइसोटोप की जब डिस्कवरी होनी शुरू हुई तो ये उन्हें भी नहीं रख पाए, और हाइड्रोजन की पोजीशन तक वो जो है सेटिस्फाई नहीं कर पाए थे कि हाइड्रोजन कहाँ पे रहना चाहिए। आप खुद ही देखिए कि हाइड्रोजन बहुत सारी एक्सेप्शंस भी रखता है। हाइड्रोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल में प्रोटॉन बना सकता है, नेगेटिव चार्ज बना सकता है। हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव चार्ज होने के बाद वो बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखाता है। और तो और ये अपने आप में एक रेडियो एक्टिव यानी ट्रिटियम भी दिखाता है। आपने अक्सर सुना होगा 1s2, 1h1 और 1h3 यानी कि ट्रिटियम। ट्रिटियम किसे कहते हैं, ये होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अब हम मेनली बढ़ते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक है और जो मेनली जिसकी ओर हमें बढ़ना था, वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर। बस यही था इसका टर्निंग पॉइंट कि इन्होंने क्या कह दिया कि जो एटॉमिक नंबर है वो है मेन। कौन है, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर पर ही फिजिकल यानी कि भौतिक और एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी। ये इनका मेन टर्निंग पॉइंट था। और इसके बाद जो नेक्स्ट था, पेरियोडिक फंक्शन ग्रेजुअली इंक्रीज एंड डिक्रीज इन केमिकल फिजिकल कैरेक्टर, यानी कि जो पेरियोडिक फंक्शन है यानी कि जो इनके पेरियोडिक जो इनके रासायनिक गुण थे वो रेगुलरली इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। और किसके अकॉर्डिंग डिक्रीज करेंगे, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। और ये बिल्कुल एक फंक्शन दिखाएंगे हमें, बिल्कुल एक हमें गुण दिखाएंगे, बिल्कुल अपनी कुछ अभिक्रियाएं दिखाएंगे जो कि हमें इन चीज़ों को बताएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है ग्रुप 18 आर वर्टिकल हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आल्सो कॉल्ड एज फैमिली। अब देखिए ग्रुप आर वर्टिकल। अब जो ग्रुप्स थे वो कितने थे टोटल, देखिए मेनली हमें बाकी चीज़ों में इतना ज़्यादा हमने एक्सप्लेन नहीं किया है, पर मेनली ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इस वजह से हमें ये थोड़ा सा देखना होगा। और आप ज़रूर से थोड़े से अपने कुछ पॉइंट्स के साथ में नोट्स बनाना शुरू कीजिए। जैसे कि 18 हमने कितना बोला कि जो हमारे टोटल कितने होंगे ग्रुप्स, वो होंगे 18। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और यहाँ पे जो पीरियड होते हैं वो बिल्कुल 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7, है ना। अब देखिए यहाँ से आगे लंबवत और संख्या में 18 होती है समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ देखिए कि जो पीरियड नंबर 2 है इसके आगे से भी 2, यहाँ भी 2 2 2 2
टू टू टू। यहाँ हर बार आप सेम चीज़ें देख पा रहे होंगे कि ये देखिए सिक्स, जो सिक्स पीरियड है उसमें चाहे आप लास्ट वाला देखिए, बीच वाला देखिए, कहीं भी देखिए, इसके जो लास्ट आ रहे हैं वो कितना आ रहे हैं, सिक्स आ रहे हैं। फाइव वाले में आप देखिए फाइव आ रहा है, और फोर वाले में आप देखिए फोर आ रहा है ना। आप खुद ही देख पा रहे होंगे यहाँ पे हर बार फोर ही आ रहा है। अब हम थोड़े से यहाँ तक तो हमने थ्योरी वाला कर लिया है, और आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, और नीचे आकर के आप देखते हैं। अब इनमें हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। देखिए ये है एप ब्लॉक। अब ब्लॉक से पहले हम जरा यहाँ देखते हैं, ये है एस, ये है पी, ये कौन सा है, पी, और ये है डी, और ये है एप ब्लॉक। अब ब्लॉक में क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर रहे होते हैं तो एस में भरते हैं टोटल टू इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स, टू। तो आप खुद देख पा रहे होंगे यहाँ पे वन और टू। पी में आप देख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन टोटल भरे जा सकते हैं, सिक्स। तो आप देखिए यहाँ पे गिनिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। और इसके बाद डी में भरे जाते हैं टेन। तो आप खुद ही गिनिए, थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो इसीलिए इनका नंबर 10 था। और एप में जो है वो 15, यहाँ पे 14 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और जो एफ है ये है 14, यानी कि एफ जो ऑर्बिटल है इसमें कितने भरे जाएंगे, 14। और इनका नाम जो लिया जाता है वो कुछ इस टाइप से लिया जाता है, 57 वाले के नंबर, ये 57 वाले के अंदर जो है अंदर छिपे हुए हैं। आप यहाँ पे खुद से देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, और 89 वाले पे भी डबल स्टार लगे हुए हैं। ये इसीलिए लगे हैं कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डबल स्टार और सिंगल स्टार। तो जो ये LA लिखा है इसी के नाम पे इस पूरी सीरीज का नाम, इस पूरे पीरियड का नाम पड़ा है, वो पड़ा है लेंथेनॉइड्स, और इसका नाम है लेंथेनम, और इसका नाम है एक्टेनॉइड। देखिए यहाँ पे एक्टेनॉइड, और इसका नाम है एक्टेनम। तो इस पूरी सीरीज का नाम इन्हीं के नाम पे पड़ा है। ये फर्स्ट एलिमेंट है। और कई जगह पे ये इस तरीके से पूछ जाते हैं कि एस जो है वो कितने होते हैं, उसके अंदर कितने ग्रुप्स हैं। तो उसके अंदर दो ग्रुप्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, वो भी दो इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप डी के अंदर जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं। और कितने ग्रुप्स हैं इसके अंदर, 10 हैं। और पी के अंदर कितने हैं, टोटल 6 हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं। एफ में 14 है, और 14 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं। अब आप जरा यहाँ से देखते हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जब हम ग्रुप से याद करें तो 1 2 ये हो गए एस के, और इसके बाद हम 3 से 12 तक यानी कि टोटल 10 ये किसके अंदर आ जाते हैं, डी के अंदर। ठीक, अब डी के अंदर ये आ गया है। अब इसके बाद हम दूसरी चीज करेंगे, वो ये है पी के साथ। पी में आप देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। कितने आते हैं, 6। तो यहाँ 6 वाले में 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे कितने से आए हैं, 13 से 18 तक। कितने तक आया है, 13 से 18 तक। और यहाँ पे जो ये है, ये 6 और 7 पीरियड के अंदर ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं। मैंने क्या बोला, एक बार आप रिपीट करके इसे पॉइंट में लिख लीजिए कि लेंथेनम और एक्टेनम जो ये सीरीज है, लेंथेनम और एक्टेनम के आगे जो ये सीरीज लगी हुई है, ये जो पीरियड के एलिमेंट्स हैं टोटल, ये क्या है, इसके अंदर लगे हुए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लेंथेनॉइड 57 है, ये यहाँ पे ग्रुप 3 के अंदर है, और पीरियड नंबर 6 के अंदर है। तो इसे हम कितना कहेंगे, ग्रुप 3 और पीरियड 6। और आप पीरियड की वजह से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो कहाँ तक जा रहे हैं, 6s2 तक। ठीक है, और यहाँ पे आप एक और चीज़ 5d1 तक। अब आप यहाँ से कई बार ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ तो आपने अभी कहा कि यहाँ s तक ही लास्ट इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। देखिए जो बाहरी ऑर्बिटल होती है वो इलेक्ट्रॉन एक तो होती है एनर्जी बेसिस पे, और एक होती है बाहरी जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे लेते हैं। इन दोनों के अकॉर्डिंग ही हम इलेक्ट्रॉनिक को भरते हैं। और n+l रूल भी आप लगा सकते हैं, ये कुछ टाइम बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। अब इसके लिए पहले हमें कुछ अभी हम फिलहाल फोकस करते हैं इस पेरियोडिक टेबल पे कि n+l रूल, ये तो बात की बात है कि जब हम ऑब्बो रूल वो पढ़ रहे होंगे और हाइजेनबर्ग उनके अकॉर्डिंग पढ़ रहे होंगे, पर अभी हमें फोकस इस पे करना है। देखिए अब हम ग्रुप 1 पे बढ़ जाते हैं। ग्रुप 1 पे एक लड़की रहती है, ये सब जगह होता है
कि मैक्सिमम जगह यही पढ़ाया जाता है और बहुत सारे लोग ऐसे करके शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे होते हैं कि हलीना का रिबन सिसने फाड़ा। अब इसमें क्या होता है कि जो हलीना होती है वो एक तोतली लड़की होती है, और जब वो पूछ रही होती है कि हलीना का रिबन सिसने फाड़ा, तो हमने उसे शॉर्ट में कुछ इस टाइप से दिखाया। अब इसके बाद एक बच्चा होता है, वो अपने पापा से एक कार वगैरह मांग रहा होता है। तो देखिए ज़रा, बेटा मांग रहा कार, स्कूटर, बाप राजी, है ना। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हो। और इसको फिलहाल हम ऐसा करेंगे कि ज़्यादा कुछ अभी हम एक ही बार में ऐड नहीं करेंगे। अगर हम सब के सब अभी के अभी ऐड कर लें, भले हम कर तो अभी भी सकते हैं। देखिए शक्ति, आप खुद से अभी इसको देख पा रहे होंगे, ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और यहाँ से आगे की ओर देखिए, जैसे शकीला, आप खुद देखिए, शकीला, क्या बोला मैंने, शकीला। अब ये टॉपिक बहुत सारे हैं, फिलहाल हम एस और पी की ओर ही बढ़ेंगे, और ये डी ग्रुप वाले इसके बात करेंगे बाद में। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि बकवास आपको बिल्कुल नहीं करनी है। क्या बोला मैंने, बकवास आपको नहीं करनी है, बी सी, यानी कि बकवास आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और नहीं को इंग्लिश में कहते हैं नो। और एफ फॉर ग्रुप 17, ये एलिमेंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं, जो आपके पीछे हमेशा पड़े रहेंगे। और पूरी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हर जगह इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर से मिलेंगे। जो कौन कौन से हैं, मैंने क्या बोला, बकवास नहीं करनी है, यानी BCNO, नो, और एफ बक नॉव, है ना। तो यहाँ से आगे FClBrI, जो एफ है एफ फॉर फ्लोरीन, Cl फॉर क्लोरीन, Br फॉर ब्रोमीन, एंड I फॉर आयोडीन। अब इसको याद करने के अलग अलग तरीके हैं, मुझे तो ये कुछ इसी तरीके से याद हो गए थे, FClBrI। और ये ग्रुप 17 के एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद करके रखने हैं। एक और तरीका है इनको याद करने का कि एफ क्लेवर आई, जो एफ है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है। एफ क्या है, बहुत ज़्यादा क्लेवर है। और इसके बाद यहाँ वाला आप देख सकते हो, हीना, नीना और करीना, जीना, जीना, रीना। क्या बोला मैंने, बादशाह की तरह रैप करते हुए चलो आप, हीना, नीना और करीना, जीना, जीना, रीना। ठीक है। और ग्रुप डी के एलिमेंट भी हम जल्दी ही आपके लिए ऐसे करके बनाएंगे। फिलहाल मुझे लगता है ये काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा ऐसे करके, अगर हम एक ही दिन सब कुछ कर लें। फिलहाल इतना बहुत है, और ये मैंने बता दिया है ये। और हाँ, ये एफ जो है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट, ये ब्लॉक के एलिमेंट काफ़ी ना रेडियो एक्टिव हैं। इनमें से मैक्सिमम जो है वो रेडियो एक्टिव ही हैं, और आपको ये हमेशा याद रखना है कि ये रेडियो एक्टिव हैं। चलिए अब हम आगे की ओर देखते हैं। सबशेल, यानी कि उपकोष को किस में बांटा गया है, SPDF। जैसा कि मैंने बता दिया, एस का जो शेप होता है वो स्पेरिकल होता है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। पी का जो शेप होता है वो होता है डम्बल, इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। डी का जो शेप होता है वो होता है डबल डम्बल। कैसा बोला, डबल डम्बल। इसको कुछ अच्छे से बना देते हैं एक बार, चलिए, डबल डम्बल। और ये इसमें जो मैक्सिमम भरे जा सकते हैं वो कितने भरे जा सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और जो एफ होता है, ये जो लास्ट सबशेल है, इसका जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिलिंग की कैपेसिटी होती है वो तो होती है 14 इलेक्ट्रॉन। पर यहाँ पे एक बात है कि ये ना, अभी इन पे बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं, तो इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और मैंने आपको स्ट्रक्चर्स भी बता दिए, बस एक शॉर्ट में बताए हैं, ताकि आपको एक जल्दी से आप इसका रिवीजन कर पाओ, जल्दी से आप एक शॉर्ट आइडिया ले पाओ। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को इन सब शेल्स में कैसे करके बांटा गया है। एलिमेंट की पोजीशन शोज दैट इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन लास्ट सबशेल, कि इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन, एलिमेंट की जो पोजीशन है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो एलिमेंट की पोजीशन है वो हमको बता रही होगी कि वो किस सबशेल में या किस जगह पे वो रहेगा। अगर उसके लास्ट के सबशेल के इलेक्ट्रॉन S में जाएंगे तो वो यहाँ आएगा, अगर उसके इलेक्ट्रॉन P में जाएंगे तो वो यहाँ आएगा, D में जाएंगे तो यहाँ बीच में आएगा। ठीक है। शायद कलर की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही थी। D में जाएंगे तो यहाँ बीच में आएगा, और अगर उसके लास्ट के इलेक्ट्रॉन F में जाएंगे तो वो बिल्कुल इस साइड, इस वाली ब्लॉक में एंटर करेगा। ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वाला है, यहाँ पे साहब देखो, एलिमेंट क्लासिफाइड इन 4 ब्लॉक, और इन्हें हम ब्लॉक के ही रूप में कहते हैं SPDF।
हो गया है, इसके शेप भी बता दे हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में कितने जा सकते हैं वो भी बता दिया है। अब इसके बाद है एस ब्लॉक कंटेन 1s1 एंड 1s2 एल्कली मेटल एंड एल्कली अर्थ मेटल। अब देखिए जो एस ब्लॉक है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। जो एस ब्लॉक है इसमें जो है एल्कली मेटल, कौन कौन से एल्कली मेटल, वो है पहला वाला, और एल्कली अर्थ मेटल उन्हें हम सेकंड वाला कहते हैं, उन्हें हम यहाँ पे डिनोट कर देंगे। तो जो ये एस और जो एस हैं उन्हें हम एल्कली मेटल 1 को और एल्कली अर्थ मेटल नंबर 2 को रखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वाले पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है कि 1s1 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जो है वो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला वाला है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और इसके बाद जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद है लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सो इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड इजीली। और जो इसमें मेनली बात है आयोनाइजेशन एनर्जी की। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी होती है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, या जितने भी हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं उसे कहते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। ये बिल्कुल गैसियस स्टेट में होनी चाहिए। अगर आपके पास गैसियस स्टेट नहीं है, वो भी आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में, तो आप आयोनाइजेशन नहीं कर पाओगे। तो आपको वो जो एलिमेंट है जिससे आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो उसे कहते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद यहाँ पे जो है वो इजीली हम ले सकते हैं, क्योंकि ये जो मेटल्स हैं 1 और 2 के, ये इजीली डोनेटिंग नेचर के होते हैं, ये इजीली डोनेट कर देते हैं। तो इनके जो आयनाइजेशन है यानी कि निकालने की हमारी क्षमता है वो हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक, अब क्या है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में मैक्सिमम हम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 1 से 6 इलेक्ट्रॉन, और ये आता है 13 से 18 तक। जैसा कि हमने यहाँ पे बता दिया है कि ये क्या हो जाता है कि आ जाओ नीचे। ये जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में हम 13 से, कितने से 13 से, ये थोड़ा सा ड्रॉप कर लेते हैं इसे। पी ब्लॉक में हम 13 से और 18 तक रखते हैं, और इसे हम कौन सा ब्लॉक कहते हैं, पी ब्लॉक, है ना। और इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आएंगे पी सबशेल में। अब इसके बाद आता है have more electron gain enthalpy, easily add 1 or 2 electron and electronegativity is more। देखिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है, यानी कि कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को कितना ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, यानी कि टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन, कि एक एलिमेंट कितनी ज़्यादा पावर से अपनी ओर खींच सकता है। और आप इसको कुछ इस टाइप से याद रख पाओगे कि जो ये हैं पी ब्लॉक के, इनके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, मतलब कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या अपनी ओर खींच सकते हैं और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ताकत से अपनी ओर खींचते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब यही है कि अपनी ओर टेंडेंसी, यानी कि प्रवृत्ति, जो किसी एलिमेंट की प्रवृत्ति होती है कि वो अपनी ओर किसी एलिमेंट को कैसे अपनी ओर खींच सकता है। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ग्रुप 17 में पहला एफ, ये फ्लोरीन जो है ये टॉप का एलिमेंट आता है। टॉप का मतलब होता है कि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसी के बगल पर आप देख लीजिए ऑक्सीजन है, और इसी के बगल पे नाइट्रोजन है। ये तीनों के तीनों पहले नंबर का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, यानी कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला, और तीसरा वाला सबसे ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करने वाला आइटम। अब इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। वैसे तो एक बार हो चुका है पर इसे शॉर्ट में कर लेंगे। टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज वाइल लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, यानी कि जब हम पेरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, यानी बढ़ जाएगा, क्योंकि मेटल जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे पाते हैं। और जब हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो शेल बढ़ रहे होंगे, और जब शेल बढ़ रहे होंगे तो इजीली इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे। और इसी के साथ में लेफ़्ट टू राइट, यानी कि लेफ़्ट से राइट की ओर जाते हुए इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कम डोनेटिंग होते हैं। अब कम डोनेटिंग क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे है ना चार्ज बढ़ने लग जाता है। और चार्ज देखिए, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। अब जब इधर की ओर चार्ज बढ़ेगा तो चार्ज लेफ़्ट टू राइट को जब हम चार्ज बढ़ाते हैं तो ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पावर से अपनी ओर आकर्षित
करेगा, और जब ज़्यादा पावर से अपनी ओर आकर्षित करेगा तो ये लेस अवेलेबल होंगे डोनेशन के लिए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट। जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज पेन अल्टीमेट सेल। पेन अल्टीमेट कहते हैं सबसे बाहरी ऑर्बिटल के एक अंदर वाली सेल को। किसे? सबसे बाहर वाली से एक अंदर वाली सेल को हम क्या कहते हैं? पेन अल्टीमेट सेल। तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो कहाँ आता है? सबसे बाहर वाली सेल से एक अंदर की ओर। आर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट का होता है कि ये कलर कंपाउंड शो करते हैं, और कलर कंपाउंड क्यों शो करते हैं? इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजिली पावर एनर्जी ले लेते हैं, और ग्राउंड स्टेट यानी कि जो निचली अवस्था होती है उससे एक्साइटेड स्टेट यानी कि अबव स्टेट में पहुंच जाते हैं, और यहाँ आने के बाद फिर से वो रेडिएशन अपना छोड़ते हैं। और वो छोड़ते क्यों हैं? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ताकि वो ग्राउंड स्टेट पे फिर से आ जाएं। एक्साइटेड स्टेट पे एनर्जी ज़्यादा होगी यानी ऊर्जा ज़्यादा होगी, तो जब वो ऊर्जा ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। तो जब ऊर्जा ज़्यादा होने पे स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो इसे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए थी, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा कैसे होगी? जब ये ग्राउंड स्टेट पाएगा, और जब ग्राउंड स्टेट पाएगा तो यहाँ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी, और एनर्जी जो है वो घट जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे यूज्ड एज कैटलिस्ट। इस डी ब्लॉक के एलिमेंट है मैक्सिमम जो है वो क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे बहुत अच्छे कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी रिएक्शन को की स्पीड को बढ़ाया घटा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पीटी भी इसी के अंदर है, एजी, एयू। अब जिस भी एलिमेंट को लो जो हमारे मैक्सिमम यूज़ में आने वाले एलिमेंट हैं, जैसे वेनेडियम, V2O5, ये मैक्सिमम जितने बनते हैं उनके लिए मेनली हमें क्या इंपॉर्टेंट है? ग्रुप डी के एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इट इज़ ब्रिज ब्लॉक बिटवीन एस एंड पी। आपने खुद देखा कि जो एस थे वो इस साइड थे और पी वाले इस साइड थे, तो जो बीच के थे वो थे डी ब्लॉक। क्या थे? डी। तो ये कुछ ब्रिज की तरह होता है एस और पी के बीच में। इसके बाद आता है एफ ब्लॉक के एलिमेंट। लास्ट टॉपिक है क्लास 6 कंटेन 6 पीरियड लेंथेनाइड एंड 7 पीरियड एक्टेनॉइड। यानी कि जो 6 पीरियड था और 7 पीरियड था, जो आपने देखा था लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड वाला, वहाँ पे आप खुद ही देखिए यहाँ पे कि जो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड था, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कलर चेंज कर देता है। यहाँ पे 6 वाला जो है और 7 वाला जो है, अब यहाँ पे आगे की ओर बढ़िए, यहाँ पे लेंथेनम है और यहाँ पे एक्टेनम है। ये कितना पीरियड पा रहे हैं? 6 वाला, और एक्टेनम वाला कितना पा रहा है? 7 वाला। तो ये भी कई बार आप लिख सकते हो ऐसे करके, अगर आपको कभी भी पेरियोडिक टेबल के बारे में लिखने के लिए आए। इसके बाद है कॉन्ट्रैक्शन अकर, साइज डिक्रीज। देखिए यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन है यानी कि लेंथेनम और एक्टेनम का जो ऑर्बिटल का साइज है इलेक्ट्रॉन का, ये बहुत ही ज़्यादा अचानक से डिक्रीज हो जाता है। अब बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज होने का मतलब क्या है? कि जो इनके ऑर्बिटल पे घूमने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, इनके साइज तो रेगुलरली लेफ्ट से राइट जाते हुए बढ़ने चाहिए थे, राइट। अब लेफ्ट से राइट जाते हुए यहाँ पे ये बढ़ने चाहिए थे, इनके साइज तो बढ़ने चाहिए थे, पर यहाँ पे क्या हो जाता है? प्रोटॉन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे लेंथेनम और एक्टेनम एक अलग सा कॉन्ट्रैक्शन यानी कि ये जो है इस साइज को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देता है। इसे हम कहते हैं लेंथेनम एंड एक्टेनम कॉन्ट्रैक्शन। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और इनमें क्या होता है? इनर ट्रांजेक्शन होता है। इनमें जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है सारे के सारे मेटल्स हैं। क्या है? मेटल्स हैं। और आफ्टर यूरेनियम एलिमेंट कॉल्ड पैरा यूरेनियम। देखिए जितने भी एलिमेंट हैं यूरेनियम के बाद, किसके बाद? यूरेनियम के बाद के जितने एलिमेंट्स हैं उन्हें हम कहेंगे पैरा यूरेनियम। और वो अलग है कि उनके नेमिंग कैसे करके रखे गए, कैसे करके अभी भी इन पे चीज़ें चल रही हैं। वो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। देखिए एक ही टॉपिक के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर अगर हम सब कुछ ऐड कर देंगे तो इससे आपके लिए भी दिक्कत होगी। तो अभी हम ज़रूर से जल्दी दूसरी वीडियो भी लेकर आएंगे, और आपको रेगुलरली बने रहना हमारे साथ। और ये एक छोटा सा एक थॉट है जिसमें बहुत कुछ छिपा है, जैसे कि गागर में सागर भरना। अब बातें बहुत सारी होंगी, पर यहाँ से आप देखिए, वी कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। यानी कि हम कर तो सब बहुत कुछ सकते हैं, कर हम कुछ भी सकते हैं, पर हम सब कुछ नहीं कर सकते। देखिए बात का आप मतलब समझिएगा कि हम कर बहुत कुछ सकते हैं पर हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर आप पढ़ने के मोटो से आएंगे और नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो
आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, आपको बहुत सारे नोट्स मिलेंगे और बोलते हुए आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। पर वो तभी मिलेंगी जब आप नोट करोगे। अगर आप बस वीडियो खोलोगे, सोचोगे 2 मिनट के अंदर कोई ट्रिक मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हमको पता चलती हैं। पर ये सब चीज़ें तभी जाके पता चलती हैं जब हम धीरे धीरे बड़े लेवल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कैटलिस्ट भी एक झटके में पूरी की पूरी रिएक्शन नहीं कर सकता, बस वो एक अल्टरनेटिव पद देता है। पर वो पद भी तभी देता है जब हम कर रहे होते हैं, है ना। तो हमको क्या करना है, थोड़े थोड़े करके काम करना है और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करनी है। आपका ज़रूर से होगा। थैंक यू। और नेक्स्ट टाइम बहुत ही जल्दी हम एक वीडियो लेकर आएंगे।